हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 19 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा कि 15-15 यानी कि 2 भागों में डिवाइड होता है। तो 15 क्वेश्चन आपका जो है यानी कि गद्यांश से रहता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका जो है CDP पेस्ट यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मिल करके गद्यांश को पढ़ते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए गद्यांश है आपका, व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। मतलब कि व्यक्ति के जीवन में संतोष बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति खुशी रहता है यानी कि सुखी रहता है। और संतोष सब व्याधियों की जड़ है यानी कि सभी रोगों का, सभी बीमारियों का क्या है, जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता जाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यानी कि कबीरदास जी बोले हैं कि व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही असंतोष, यानी कि उसे कभी उसकी इच्छा क्या होती है, पूरा नहीं होती है। उसके बाद है यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति में असंतोष की भावना जागृत हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, तनाव पैदा होता है, जो अनेक रोगों की क्या है, जड़ है। धन व्यक्तियों को उलझने में फंसाता है। धन व्यक्ति को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा उलझने पैदा करता है। साधु को संतोषी बनाया गया। साधु जो भी होता है वह क्या होता है, लगभग संतोषी ही होते हैं, क्योंकि भोजन मात्र से उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष का संबंध किससे है, मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा सब क्या है, व्यर्थ है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। यानी कि गद्यांश के आधार पर आपको बताना है कि असंतोष का परिणाम क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे मानसिक तनाव, जब भी व्यक्ति में असंतोष होगा तो बिल्कुल है उनके अंदर क्या होगा, मानसिक तनाव होगा, ये तो सही है। रोगों से घिरना, ये भी सही बात है। लालच की प्रवृत्ति, उसके बाद चौथा में आपका सीमित इच्छाएं। तो ये आपका जो है असंतोष का परिणाम नहीं होता। जब व्यक्ति संतोषी हो जाता है तो उसकी इच्छाएं क्या होती है, ऑटोमेटिक सीमित हो जाती है। तो कौन सा परिणाम मतलब कि परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सीमित इच्छाएं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है, महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो महात्मा कबीर के अनुसार बताना है कि जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। धन दौलत, संतोष, वैभव, सांसारिक वस्तुएं। तो महात्मा कबीर के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ यदि वह बताए हैं महात्मा कबीर तो वह है संतोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संतोष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतोष का संबंध किससे है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है कि संतोष का संबंध मन से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन। तो संतोष का संबंध किससे है, तो मन से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे डैश होना होगा। यदि कोई व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा, उसे स्वाभाविक है कि संतोषी बनना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो उस व्यक्ति को जो है संतोषी बनना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति क्या होगा, सुखी होगा। उसके बाद है, गद्यांश के अनुसार अधिक धन प्राप्त करने का परिणाम है। इस गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि जब व्यक्ति अधिक धन प्राप्त कर लेता है तो वह क्या होता है, तो वह व्यक्ति जो है असंतोष हो जाता है, तो असंतोषी बन जाता है। जैसे ही अधिक धन होगा तो उसके लालच और उसका लालच और भी बढ़ जाता है, यानी कि
और उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, यानी कि असंतोष हो जाता है। उसके बाद अगला है साधु स्वभाव की विशेषता है। साधु का स्वभाव कैसा होता है आपको बताना है। वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, कम में भी गुजारा करना, कम होने को नियमित मानना। तो जो साधु होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, उसके पास यदि कम धन दौलत होते हैं तो भी वह गुजारा कर लेते हैं। उसे सिर्फ भोजन मिल जाए वही बहुत काफ़ी है। तो कम में भी गुजारा करना, तो ऑप्शन नंबर 3 साधु का स्वभाव की विशेषता है कि कम में भी गुजारा करना। उसके बाद अगला है व्याधि से क्या तात्पर्य है। व्यवधान, व्यवस्था, रोग, दुख। तो व्याधि से तात्पर्य होता है रोग। व्याधान यानी कि रोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद समूह से भिन्न शब्द को आपको चुनना है, जैसे भोजन है, संतोष है, धूल है, असंतुष्ट है। तो इनमें से कौन सा अलग है आपको बताना है। जैसे भोजन, संतोष, धूल, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों एक जैसा आपका संज्ञा शब्द है, बट आपका असंतुष्ट ऑप्शन नंबर 4 यह एक विशेषण है, यानी कि और तीनों से क्या है, भिन्न है। तो आपका जो है असंतुष्ट एक अलग हो जाएगा जो कि विशेषण शब्द है। उसके बाद है सांसारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो सांसारिक शब्द में मूल शब्द क्या है और इसका प्रत्यय क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर संसार प्लस इक, यानी कि संसार प्लस इक से बनता है सांसारिक, जिसमें कि संसार आपका मूल शब्द हो गया और इक आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका फिर यहाँ से सेकंड आपका जो है गद्यांश शुरू होता है। इस गद्यांश से रिलेटेड भी आपका कुछ क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश में है, कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, खपरेलों की दुनिया आंखें खोलने लगी, जमे हुए धुएं सी पहाड़ी है दूर की, काजल की रेख सी कतरा है खजूर की, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। तो इस तरह से कुछ गद्यांश है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है आपको बताना, मतलब कि कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, खपरेले की दुनिया आंखें खोलने लगी। कहीं ना कहीं एक गांव की तरह यहाँ जो है इशारा कर रहा है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है, भोर हो रही, संध्या हो रही, रात हो रही, आभा चमक रही। तो इसमें देखिए क्या है, कुछ ऐसे पूरब के गांव हवा चली, खपरेले की दुनिया आँखें खोलने लगी। तो यहाँ पे एक तरह से भोर होने का यानी कि सुबह होने का बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोर हो रही है। उसके बाद है कविता के कौन से शब्द ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गद्यांश में है, खपरेले की दुनिया आंखें खोलने लगी। तो इसमें जो है वही बताना आपको कि कविता के कौन से शब्द ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत करते हैं। गांव हवा, खजूर कलश, गांव खपरेल, उसके बाद है खपरेल काजल। तो गांव खपरेल, तो इस तरह से जो है एक ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत कर रहे हैं। गांव में देखते होंगे कि खपरेल के घर बने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गांव खपरेल एक तरह से ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत कर रहे हैं। खपरेल की दुनिया आंखें खोलने लगी, पंक्ति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे लिखा गया है खपरेल की दुनिया आंखें खोलने लगी, इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि गांव के लोग जो है अब उठने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गांव के लोग उठने लगे हैं। उसके बाद अगला है, पहाड़ी को जमे हुए धुएं सी क्यों कहा गया है। तो आपको बताना है कि पहाड़ी को जो है जमे हुए धुएं से क्यों कहा गया। जैसे भोर से पहले अंधकार के कारण, भोर होने के फैले हुए अंधेरे के कारण, पहाड़ी पर फैक्ट्रियों का धुआं जमने के कारण, पहाड़ों पर फैले चूल्हे के धुआं के कारण। तो यहाँ पे जो है भोर से पहले जो अंधकार का जो मतलब कि स्थिति है, इसी के कारण ही पहाड़ी को जमे हुए धुएं सी कहा गया है। तो भोर से पहले अंधकार के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका, सोने का कलश के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है। सोने का कलश, तो सूर्य के सोने की कलश के लिए,
सूर्य की सुनहरी किरण। देखिए सोने मतलब किस कलर का होता है, सुनहरा कलर होता है। तो सूर्य की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती है, बिल्कुल सुनहरी कलर की होती है। इसीलिए यहाँ पे सोने के कलश के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो सूर्य की सुनहरी किरणों की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उषा चली आ रही पंक्ति में अलंकार है। देखिए उषा चली आ रही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक या मानवीयकरण। तो देखिए उषा चली आ रही है, कहीं ना कहीं इसी में मानव जाति का एक बोध हो रहा है कि मतलब कि एक मानव आ रही है, तो मतलब व्यक्ति आ रही है। तो उषा नाम की लड़की है, वह क्या कर रही है, आ रही है, एक मानव का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो यह मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है एक आपका उपमा अलंकार होता है, जो जिसमें कि कंपैरिजन की बात होती है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें जो है मुख को जो है चंद्रमा की भांति मतलब कि कंपैरिजन किया गया, चंद्रमा के समान सुंदर है। उसी तरह से अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें कि वर्णों का एक से अधिक बार जब मतलब कि वाक्य में जब आए तो वह जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसी तरह से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मेरे मोहन की, देख मेरा मन मंद मंद मुस्काए रे। तो इसमें एक ही वर्णों यानी कि शब्दों का बार बार रिपीटेशन हो रहा, तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद रूपक अलंकार, इसमें उपमा या उपमेय का बोध होता है। जैसे यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, तो इसमें यह जीवन क्या है, निर्झर है। तो इसमें जो है जीवन को एक निर्झर के समान मतलब कि उसका उपमा या उपमेय किया गया है। तो यहाँ पे उषा चली आ रही है, तो मानवीयकरण हो जाएगा। उसके बाद है आपका 16 नंबर, सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है। सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उनका प्रयोग करने की योग्य बनाती है, क्या कहलाती है। तो यह भाषा अर्जन की युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, क्वेश्चन में भी भाषा अर्जन से रिलेटेड है, तो इसीलिए भाषा अर्जन की युक्ति कहलाएगा। 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालती है। जब 2-3 महीने के बच्चे होते हैं तो एकल स्वर जैसी मतलब कि दा, मा, पा, इस तरह से जो है बा, इस तरह की शब्दों का वो क्या करते हैं, उच्चारण करने लगते हैं। तो भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो बच्चे जब एक शब्द वाले स्वरों का उच्चारण करते हैं, ध्वनि को निकालते हैं, तो उसे कूजन कहते हैं। तो क्या कहलाता है, कूजन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है, यानी कि समर्थित किया है। तो भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है, तो ये जो है B.F. स्किनर साहब ने समर्थित किया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा 2 के जो विद्यार्थी है वह भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से है। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में पढ़ने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकते, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में जो भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं यह जो है अधिगम में एक संसाधन के भांति कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है, यानी कि प्रभावशाली श्रवण के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक नहीं है, आपको बताना है। जैसे पूर्व श्रवण विशेषण श्रवण से रिलेटेड होगा। उसके बाद है संरचित बनाए गए कथनों का श्रवण, ये भी होगा, श्रवण से रिलेटेड है। समूह में श्रवण ऑप्शन नंबर 4, ये भी होगा, श्रवण से रिलेटेड है। बट अनुमान लगाना ये श्रवण से रिलेटेड नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है, तो अनुमान लगाना ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द है जिन्हें, मतलब कि आपको बताना है कि ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द है जिन्हें
फर्स्ट ऑप्शन है जब कोई सुनता या सुनती है या देखता या देखती है तब पहचान कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ का ग्रहण कब करता, जब कोई व्यक्ति या कोई लड़का या कोई लड़की सुनता है या सुनती है या देखता है या देखती है तब उसका पहचान करता है। यह एक तरह से ग्रहण करने वाली चीज़ हो गया, यानी कि ग्रह्य शब्द भंडार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है 22 नंबर, कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है। उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है। इसे किस रूप में माना जाएगा या जाना जाएगा? तो जब किसी भी चीज़ को लिखने से परेशानी हो, लिखावट में कठिनाई हो, तो वह क्या कहलाता है? लिखने से मतलब कि कठिनाई हो लिखने में, तो वह डिस्ग्राफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिस्ग्राफिया कहलाता है। किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब क्या कहा जाएगा? किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब, फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार न करता हो। उस सेकेंड ऑप्शन है वो अपने घर की भाषाओं में पठन और लेखन कर पाता हो। थर्ड ऑप्शन है लक्ष्य भाषा का प्रयोग सटीकता के साथ कर पाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने योग्य हो। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो। तो किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुणता तब कहा जाएगा जब लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। नादिरा को जो है अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पठन बोध का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख। सेकेंड है पठन के 4-5 लाभ लिखिए। उसके बाद अपने शब्दों की कहानी दोबारा कहिए। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। तो नादिरा को अपनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों में पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे कि वह विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। तो अपने शब्दों को कहानी में दोबारा कहिए। जब वह एक बार बच्चे को सुना देता है तो फिर बच्चे को बोलेगा कि आप फिर से हमें जो है अपनी भाषाओं में सुनाइए, तो ये बेटर होगा, इसके द्वारा मूल्यांकन कर पाएगा। उसके बाद है एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे सहपाठी का बाद आता है, मतलब कि शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठी के द्वारा आकलन करने के लिए कहता है जो उनको सुनकर, तो इसीलिए सहपाठी द्वारा आकलन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि एक विद्यार्थी बोलेगा, उसका जो सहपाठी होगा सुनकर उसका आकलन करेगा, तो सहपाठी द्वारा आकलन हो गया। एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? द्विभाषी, एकल भाषी, बहुभाषाविद और भाषा वैज्ञानिक। तो बहुभाषाविद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। बहुभाषिक व्यक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुभाषाविद। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेख कौशल के बारे में सही है? तो आपको बताना है 27 नंबर पे कि कौन सा कथन पठन और लेख कौशल के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छे लिखेंगे भी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ने और लिखने से संबंधित में जो अच्छे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, वह अच्छे लेखक भी होते हैं। 28 नंबर है एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
जब बच्चा लिखना चालू करता है तो उससे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट है प्रारूप को दोहराना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। अनुच्छेद लिखना शुरू कर देना चाहिए। विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को पहले उस चीज़ पर थिंकिंग करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तब उस चीज़ को लिखना प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि। तो आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि आपको करना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिक नहीं है। उसके बाद अगला है का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है। तीसरा है लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आकलन प्रक्रिया में संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि क्या होती है कि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो कल मुझे जालंधर जाना था बट मेरी ट्रेन जो है क्या हो गई, मिस हो गई। तो यह वाक्य किसका उदाहरण है। कोड मिश्रण का, एक कोड से दूसरे कोड में जाना, कोड परिवर्तन, कोड भिन्नता। तो यहाँ पे कोड मिश्रण ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी के टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।